तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों आज हम लोग आपके इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 इकोनोमेट्रिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे 2023। दोस्तों मैंने ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और आज हम लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। होप सो आपने वो वीडियो भी देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को गाइस देखना। और जितनी बातें मैं आपको भी बताऊंगा समझाऊंगा, प्लीज उन सारी बातों को ध्यान से कॉपी में नोट करना। क्योंकि गाइस एग्जाम में जो सबसे बड़ी कमी होती है आप लोगों की, वो यही होती है कि आपको आंसर लिखना नहीं आता। हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू एक्सप्रेस योर नॉलेज, ये सब बातें आपको नहीं पता। ठीक है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशंस में यही सीख रहे हैं कि हमें अपना आंसर किस प्रकार लिखना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यस दिस क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं सपोज डिमांड फॉर ब्राजीलियन कॉफी इन कंट्री रिको इज अ फंक्शन ऑफ द रियल प्राइस, ओके, ऑफ ब्राजीलियन कॉफी। ब्राजीलियन कॉफी के रियल प्राइस मतलब ये है, ये कॉफी की डिमांड है। ठीक है, डिमांड फंक्शन है जो प्राइस पर डिपेंड है और जो रियल प्राइस पे डिपेंड है, और ऑल्सो द रियल डिस्पोजेबल इनकम पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उन्होंने दोस्तों आपको टी वैल्यू दे रखी है, ये तीनों। ठीक है, आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एन बी दे रखा है, दैट इज 25। ठीक है, एन बी दे रखा है, एडजस्टेड आर स्क्वायर भी दे रखा है। अब वो आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं, आपसे उन्होंने यहाँ पे 5 बातें पूछी हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो उन्होंने पूछा आपसे, दैट इज कहते हैं इंटरप्रेट द स्लोप कोफिशिएंट, है ना। और फिर वो कहते हैं आर दी साइंस इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिक थ्योरी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इंटरप्रेट करना है ये तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले सिखा भी रखा है दूसरे क्वेश्चंस में। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। एक बार मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड है। दैट इज सबसे पहले वी हैव अ कंट्री ब्राजीलियन। ठीक है, और यहाँ पे कॉफी की बात हो रही है, तो डिमांड फंक्शन ऑफ अ कॉफी। देखो ये एस्टिमेटेड है। ठीक है, सो ध्यान रखना दिस इज एस्टिमेटेड। तो जब ये एस्टिमेटेड होता है ना, तो हम यहाँ पे कॉफी की जो से उन्होंने क्वेश्चन बताया भी आपको, कॉफी के ऊपर हम लोग यहाँ पे जनरली हैट लगाते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है कि जब हमारा मॉडल एस्टिमेटेड होता है उसके बाद में बीटा में दे रखा 9.1 प्लस का 7.8, प्राइस ऑफ ब्राजीलियन कॉफी प्लस का 2.4 रियल प्राइस एंड प्लस का 0.0035 वाईडी यानी डिस्पोजेबल इनकम। और यहाँ पे टी दे रखा है, यानी द टी वैल्यू इट इज 0.75, सॉरी 0.5, इट इज 2.0 एंड दिस इज 3.5। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, अब हमें इंटरप्रेट करना है। देखो बीटा वन उन्होंने क्या बोला है, किस चीज को इंटरप्रेट करने की बात करिएगा। बार आप मतलब फर्स्ट पार्ट को एक बार और देख लो। ये उन्होंने सिंपल से बोला है कि हमें स्लोप कोफिशिएंट को इंटरप्रेट करना है। समझ में आई? स्लोप कोफिशिएंट, बीटा वन वगैरह नहीं, सिर्फ स्लोप कोफिशिएंट। क्योंकि ये मल्टी वेरिएबल है, तो अपने पास में 3 स्लोप कोफिशिएंट है। तो अब हम बात करें स्लोप कोफिशिएंट की, जरा ध्यान से देखना। स्लोप कोफिशिएंट, ठीक है बेटा, ठीक है, स्लोप कोफिशिएंट। अब अगर मैं कॉफी को डिफरेंशिएट करता हूं पार्शियली, ठीक है, कॉफी को डिफरेंशिएट करता हूं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू पी बी सी यानी ब्राजीलियन प्राइस पर। ठीक है, ब्राजीलियन कॉफी प्राइस पर, तो वो आएगा 7.8, दैट इज 7.8। अब आप देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब ये होगा कि अगर ब्राजीलियन कॉफी का प्राइस, ठीक है, अगर ब्राजीलियन कॉफी का प्राइस पी बी सी
इंक्रीज करेगा, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, अगर वो 1 यूनिट से इंक्रीज करेगा, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, देन डिमांड फॉर कॉफी, डिमांड फॉर कॉफी will increase by will increase by 7.8 यूनिट। कौन सा जी? 7.8 यूनिट। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एक तो ये तरीका हो गया अपने पास में, इसको एक जनरली अगर आप लिखते हो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, मैंने आपको पहले जनरली बता रखा है। एक तो पॉइंट ये हो गया बच्चा, एक हो गया, एक बात ध्यान ध्यान रखना, ये जो मैं डिमांड बोला है इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, दैट इज प्रीडिक्टेड मेन प्रेडिक्टेड डिमांड ऑफ कॉफी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, मतलब एग्जामिनर को इंप्रेस करने वाली बात है ये। सेकंड, आप कॉफी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ, मतलब रियल प्राइस ऑफ कॉफी। ठीक है, तो वो आपको बेटा क्या मिलेगा, इट विल कम्स एट 2.1। सेम स्टेटमेंट है, इफ द रियल कॉफी प्राइस, रियल प्राइस ऑफ कॉफी increased by 1 unit, then 1 unit, then mean predicted value, then mean predicted mean predicted value will increase by कितना, 2.8 यूनिट। कितना जी? 2.4 यूनिट, सॉरी 2.4 यूनिट। क्लियर है? सिमिलरली अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम से कितना आएगा, दैट इज 0.0035। ठीक है, सेम स्टेटमेंट, वही सेम बात, इफ द डिस्पोजेबल भी आप कह सकते हो, इफ द रियल डिस्पोजेबल इनकम, रियल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज बाय 1 यूनिट, increase by 1 unit, then mean predicted value, mean predicted value will increase by 0.0035 यूनिट। क्लियर? 0.0035 यूनिट। देखो ये एक जनरल बात हो गई। अब उन्होंने, देखो एक एक करके बात करते हैं। एक तो ये हमने इंटरप्रेट कर दिया, सबसे पहले जो स्टेटमेंट थी उनकी इंटरप्रेट करने की, एक तो हम लोगों ने इसको इंटरप्रेट कर दिया। अब उन्होंने एक चीज और पूछी है आपसे, देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। उन्होंने कहा आर द साइंस इन अकॉर्डिंग विद इकोनॉमिक थ्योरी। वो उनका मानना ये कि जो साइन है क्या वो इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है। अब जनरली मुझे दिखता है, अब देखो लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, तो ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो ये होता है कि अगर प्राइस बढ़ते हैं किसी भी चीज के तो उसकी डिमांड कम होती है। ठीक है, और जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। और अगर वो कमोडिटी नॉर्मल कमोडिटी है, यदि वो इंफीरियर है, गिवन है, तो उस पर फिर कुछ और नेचर होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि इसके जो साइन है क्या वो इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है, बस आपको वही बताना है। अब आप यही कह सकते हो, जैसे कि मॉडल में आपके ये दे रखा है, अगर आप देखो, जैसे ये देखो, इधर ही देख लो, इसको इधर ही बता दो। ये था, ये आपका पॉजिटिव दे रखा है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे। ठीक है, ये बहुत अजीब सी बात लगी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली कॉफी का प्राइस और ब्राजीलियन प्राइस प्राइस मतलब पीबीसी एंड सी मस्ट हैव नेगेटिव रिलेशन,
but in model it is positive. In model it is positive. So this is not according to, this is not according to economic theory, to economic थ्योरी। बताओ कोई दिक्कत? ये इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली नहीं होगा। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं ना, इजी। अच्छा सिमिलरली, अच्छा प्राइस ऑफ जनरल प्राइस, प्राइस रियल प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है, वो एंड कॉफी का प्राइस, ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो देखो जनरल प्राइस है, रियल प्राइस है, तो वो अलग चीज है। कॉफी की डिमांड अलग है, ठीक है, वो एक अलग बात हो गई, तो वो तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी है, ठीक है। और मेरे हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम एंड कॉफी के बीच में भी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी साइन है, दैट इन दोनों के अंदर आपको पॉजिटिव साइन है, जो कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी है मेरे भी हिसाब से। बताओ कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को? कोई भी दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े बढ़िया तरीके से। चलो अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं, क्या कहना चाहता है आपसे अगला पार्ट। पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं, डू यू थिंक दैट द इक्वेशन सफर्स फ्रॉम सम प्रॉब्लम एंड व्हाट कुड बी द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। देखो बेटा, सबसे आसान बात तो यही दिख रही है आपको कि यहाँ पे प्राइस ऑफ द ब्राजीलियन कॉफी का जो प्राइस है, उसका कॉफी के ऊपर इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए था, लेकिन रिलेशनशिप कैसा दे रखा है इन्होंने? पॉजिटिव। तो बेटा ये प्रॉब्लम तो है, और आपको दिख रही है ये जो प्रॉब्लम बेटा, ये रॉन्ग साइन की प्रॉब्लम है। और आपको पता है कि अगर रॉन्ग साइन की प्रॉब्लम होती है तो शायद आपको बहुत डिटेल पता होगा, मल्टी कोलिनियरिटी, याद आया कुछ? मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस बात को प्रूफ करने के लिए, मल्टी कोलिनियरिटी वाली प्रॉब्लम को प्रूफ करने के लिए, कि देखो हमें जनरली क्या बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि इसका जो साइन है वो गलत दे रखा है। अब गलत साइन देने के लिए देखो क्लियर सी बात है यहाँ पर, मैं तो मैं इसको प्रूफ करने के लिए काम करता हूँ, इसको ज्वाइंटली चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ज्वाइंटली चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन में एडजस्टेड आर स्क्वायर दे रखा है, वो तो कुछ नहीं, एडजस्ट आर स्क्वायर होता है, एडजस्टेड दे रखा है, तो एडजस्टेड में अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं ज्वाइंटली चेक कर लेता हूँ, ज्वाइंटली में जनरली, ठीक है, मैं इनका ना रो यानी कोरिलेशन जो है चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कोरिलेशन यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, कोवेरियंस या कोरिलेशन। और अगर वो हमारा जनरली पॉजिटिव प्रूफ हो जाता है, समझना, वो जनरली पॉजिटिव प्रूफ हो जाता है, तो फिर तो ये गड़बड़ी है, मतलब वो अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है पॉजिटिविटी तो फिर गड़बड़ी है। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंसी हमारी हो जाएगी मॉडल की, और यहाँ पे रॉन्ग साइन, मतलब ये रॉन्ग साइन सही साबित हो जाएगा और मल्टीकोलिटी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ मॉडल आपके सामने, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। लिखने का तरीका सेकंड पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, पार्ट नंबर 2। मैंने जनरली ये प्रॉब्लम बोल रहे हैं, देखो जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है दैट इज अ रॉन्ग साइन प्रॉब्लम, और जो रॉन्ग साइन प्रॉब्लम होती है दैट इज अ मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे कैसे बेटा? मल्टी कोलिनियर, ठीक है, ये यहाँ पे वायलेशन हो रहा है कोलिनियरिटी का, तो मल्टी कोलिनियरिटी है यहाँ पर। अब इसको मुझे टेस्ट करना है, इस चीज को मुझे टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए मैंने नल हाइपोथेसिस रखा 0 के बराबर, अल्टरनेटिव रखा पॉजिटिव, ठीक है। और एफ टेस्ट लगाऊंगा क्योंकि ज्वाइंटली चेक कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट इक्वेशन को फॉर्मूला आपको पता है, आर स्क्वायर a-1 अपॉन में, क्योंकि देखो ये सब बातें आप कर चुके हो, तो पेपर सॉल्व करना है अपनों को n माइनस का के, एंड इट फॉलोज दी एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद k-1 और n माइनस का के डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट।
तो ये है 0.60। के कितना है जी? के यहाँ पे हमारे पास में 4 है, ठीक है। तो 4 - 1 दैट इज 3, ठीक है। 4 - 1 दैट इज 3। इक्वेशन के हिसाब से अपने पास, ठीक है, डन है। 4 - 1 अपॉन में 1 माइनस का 1 - 0.6, ये था 1 - 0.60, ठीक है। अच्छा, ये 1 माइनस नहीं था, ये एज इट इज था, ठीक है। 0.6 एंड आफ्टर दैट इज n माइनस का के। क्वेश्चन में ना n जो दे रखा था, n दे रखा था इन्होंने क्वेश्चन में 25, तो 25 डन है, डन है, ये भी सही है, ठीक है। मैं के को भी चेक कर रहा था अभी, दैट इज n - 25, वो 25 माइनस का 4 एंड इट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया 3, ये हो गया 21, ठीक है। और जो अल्फा रखोगे आप, दैट इज, ये अल्फा ऐसे रख लेते हैं ना इसको, ठीक है। अल्फा 5%, अल्फा यहाँ पे हम लोग रखते हैं 5%, दैट इज 0.05, ठीक है। और अगर इसको मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेता हूँ, 0.60 डिवाइड बाय 3, 20.2 जाएगा, 0.40 डिवाइड बाय 21। कैलकुलेट अपन लोगों ने अगर इसको किया तो इट बिकम्स 10.52, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू देखो, नाउ चेक, नाउ जनरली क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू बेटा है यहाँ पे f 0.05, 3, 21 इज इक्वल्स टू 3.07, ठीक है। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो दे रखी है आपको बेटा यहाँ पे, दैट इज 10.52, 10.52। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। आप देखिएगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 3.07, और वो कहीं बहुत दूर दिखेगा, आप कह सकते हो कि शेडेड एरिया में आ रहा है, तो you reject the null hypothesis here, you reject the h not rejected। अगर h not रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जो पूरा का पूरा मॉडल है, दैट इज ओवरऑल मॉडल इज सिग्निफिकेंट। आपने कंप्लीट मॉडल निकाल लिया, इज सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट है यानी जो प्लस साइन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, सही है, प्लस साइन, ठीक है। लेकिन वैसे रॉन्ग साइन है जो कि हम लोगों को जनरल लेवल पे पता है। तो यस, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनिटी, मतलब ये प्रूफ हो गई कि यहाँ पे मल्टीकोलिनिटी प्रॉब्लम है, अगर क्योंकि मॉडल को हमने सिग्निफिकेंट प्रूफ कर दिया। क्लियर है ये मेरी बात आपको? और ये ध्यान है ना, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो रहा है। अच्छा, अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं इसमें। अगला पार्ट क्या बोलते हैं वो, अब वो ये कहते हैं कि थर्ड पार्ट में, व्हाट आर इन जनरल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रॉब्लम इफ एनी डिटेक्टेड। जो भी आपने प्रॉब्लम निकाली है उसके कॉन्सिक्वेंसेज बता दो। बेटा ये डिट्टो मैंने नोट्स के अंदर करवा रखे हैं, मतलब क्लास के अंदर, रेगुलर क्लास के अंदर, और ये बिल्कुल आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज बिल्कुल कंप्लीट आपको थ्योरी लिखनी है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सिक्वेंसेज। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम थी मल्टी कोलिनिटी। इसकी प्रॉब्लम थी, है प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। इसका मतलब इसी के ही आपको कॉन्सिक्वेंसेज निकालने हैं, इसी की आपको बेटा क्या निकालने हैं, कॉन्सिक्वेंसेज। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं। देखो जनरली जो बात आती है कि आपका जो ओएलएस एस्टिमेटर होता है, यूर ओएलएस एस्टिमेटर है, क्या बोला हमने फर्स्ट पार्ट में अपने पास में यहाँ पे, कि ओएलएस एस्टिमेटर्स
OLS estimators has लार्जर वेरिएंस, लार्जर वेरिएंस। ठीक है, ये सबसे पहला। ठीक है, एस्टिमेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, पहला कॉन्सिक्वेंस। दूसरा है जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा यहाँ पे, इंटरवल मस्ट बी लार्जर, वो पक्का लार्जर होंगे। ठीक है, और आपके यहाँ पे जो टी रेशियो होगा, दैट इज टी रेशियो इज इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, उसके बाद में जो आर स्क्वायर होगा वो हाई होगा, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका ओएलएस एस्टिमेटर्स होंगे, ओएलएस एस्टिमेटर्स एंड देयर स्टैंडर्ड एरर्स, देयर स्टैंडर्ड एरर्स आर मच सेंसिटिव, सेंसिटिव टू स्मॉल चेंज इन डाटा। अगर डाटा में थोड़ा भी चेंज आएगा तो उसमें काफी हाई लेवल का चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा पार्ट था, 3 नंबर में ये था। उसके बाद में अगला पार्ट है अपने पास यहाँ पर, अगला है जी, जरा ध्यान से देखिएगा। या कहते हैं सपोज द रिसर्चर ड्रॉप्स पीबीसी एंड रन द दिस। ओके, अगर उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया, ओके, मॉडल में जो भी थोड़ा बहुत बदलाव आया, हैव द रिसर्चर मेड द करेक्ट डिसीजन इन ड्रॉपिंग प्राइस ऑफ ब्राजीलियन कॉफी फ्रॉम द इक्वेशन, एक्सप्लेन। देखो बेटा, ड्रॉप आउट कर दिया यहाँ पे, ये भी एक प्रकार का तरीका होता है, रेमेडीज होती है। ठीक है, मॉडल को सही करने की। अब ये सही है गलत है, एक बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो हमारा मॉडल था उसमें जो पीबीसी था उसका साइन गलत था। लेकिन अगर आप साइन की वजह से उसको हटा देते हो, अगर आप साइन की वजह से उसको हटा देते हो, तो दोस्तों आपका मॉडल तो सही हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस मॉडल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर डिमांड फॉर कॉफी की बात कर रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली प्राइस ऑफ द कॉफी, जिस कंट्री की बात हो रही है या जिस जगह की बात हो रही है, जिस जगह पे डिमांड हो रही है, उस जगह की डिमांड का जो प्राइस है वो भी मैटर करता है। अब अगर आप मतलब वही इंपॉर्टेंट वेरिएबल को रिमूव कर दोगे तो ये तो एक प्रकार की रेमेडी होगी, लेकिन इससे का इस मॉडल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी और फिर मॉडल किसी काम का नहीं होगा। फिर आप इस मॉडल का करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर यही है कि या तो आप मॉडल को थोड़ा सा बदलो, कि साइन को बदलो, थोड़ा सा मॉडल में वेरिएशंस लेकर आओ, रिमूव मत करो, साइन में कुछ वेरिएशन लेकर आओ। ठीक है, मॉडल को चेंज करने की जरूरत है। और अगर ये नहीं कर सकते फिर कोई ना कोई और दूसरी रेमेडी को यूज करो, अगर आपको मॉडल को सही करना है। ये स्टेप, रिमूविंग द पीबीसी इज नॉट द गुड ऑप्शन फॉर फॉर करेक्ट द मॉडल। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको ओरल समझाया है, इसको थोड़ा सा मैं आपको लिख के बता देता हूं। देखो, अगर मैंने अपने क्वेश्चन में मॉडल को चेंज कर दिया, लेट सपोज, लेट सपोज इसका हमारे अपने अपने पास में फोर्थ पार्ट है, रिमूविंग द मॉडल, रिमूविंग द पीबीसी फ्रॉम द मॉडल। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका मॉडल बचेगा, नाउ द मॉडल बिकम्स, क्या हो जाएगा वो एक बार देख लेता हूं मैं। मॉडल में सब कुछ सेम है, और फिर 9.3, 2.6, 9.3, 2.6, ये हो गया कॉफी इज इक्वल टू 9.3 प्लस का 2.6 टी
पी 2.6 EC, ठीक है, एंड 0 पॉइंट को भी देख लेते हैं एक बार, 0.0036 YD, ठीक है, और टी वैल्यू दे रखी है इसकी 2.6 4.0, अच्छा जी, और एडजस्टेड आर स्क्वायर दे रखा है 0.61 और एन वही है 25, ठीक है। अब आप ये बोलते सर हमने रिमूव कर दिया, तो मॉडल, नाउ द मॉडल, जैसे मॉडल की क्वेश्चन आ गई, आपको ये तो पहले तो बताना दिस इज द रॉन्ग डिसीजन बिकॉज आफ्टर रिमूविंग द important variable, that is PBC, the model importance gets over, ठीक है, इंपॉर्टेंट मॉडल की इंपॉर्टेंट खत्म हो गई अब, ठीक है, अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द PBC, use another remedial measure, और या तो दूसरे कोई मॉडल यूज करो या फिर और चेंज द साइन ऑफ द मॉडल, साइन ऑफ, या चेंज द मॉडल, ठीक है, मॉडल को चेंज कर दो, चेंज द मॉडल, मॉडल को ही थोड़ा बहुत चेंज करके देखो, कुछ चीजों को रिप्लेस करके देखो, ठीक है, या मॉडल कह सकते हो सैंपल, चेंज दी सैंपल, सैंपल को बदल के देखो, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, बट इंपॉर्टेंट जो है वेरिएबल को रिमूव करना इज नॉट अ गुड डिसीजन, इज नॉट अ राइट डिसीजन। क्लियर है ये मेरी बात आपको? क्लियर, आगे बढ़े। अब इसका लास्ट पार्ट कहते हैं, डू यू थिंक द ब्राजीलियन कॉफी रिको इज प्राइस इन इलास्टिक, वाई नॉट, ओके, प्राइस इन इलास्टिक, चलो देखते हैं, इन इलास्टिक तो नहीं लग रहा मुझे, इलास्टिक लग रहा है देखने में, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं मॉडल की, तो मुझे मॉडल में, ये फिफ्थ पार्ट है इसका, मॉडल आपके सामने मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है, जो मतलब इससे पहले भी आपने लिखा हुआ था। अगर आप जर्नली मॉडल की बात करते हो, तो ये था कॉफी इज इक्वल्स टू, कॉफी इज इक्वल्स टू 9.1, कॉफी इज इक्वल्स टू 9.1, एक बार मॉडल लिख रहे थे आपके लिए, प्लस का 7.8 EBC, प्लस का 2.4 PT, प्लस का 0.0035 YD, ठीक है, ये मॉडल है अपने पास बेसिकली। अब आप एक काम करो, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे इसको, देखो जनरली अगर मैं आपसे इसका कॉफिशिएंट की बात करूं, तो आप जरा देखो इसका कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट इसका 7.8 है, दैट इज, एक तो ये पॉजिटिव है एंड लार्ज है। देखो इलास्टिक और इनलास्टिक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कि इलास्टिक का मतलब होता है ज्यादा वैल्यू होना, इन इलास्टिक का मतलब होता है कम वैल्यू होना, ठीक है, और सिमिलरली अगर, अब एक चीज तो ये हो जाती है, दूसरी चीज बेटा मैटर ये करती है कि इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो 0 से ज्यादा की तरफ चलता है, नेगेटिव मतलब 0 to 1 में रहता है, और 1 मतलब 0 to 1 एंड 1 से ज्यादा, और अगर वो नेगेटिव तो -1 to 0, फिर -1 से कम। हम इन सब चीजों को जनरली चेक करके बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बड़ी गड़बड़ी दे रखी है, टेक्निकली बोलूं तो लेस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आपको जनरली उन्होंने क्या पूछा है, अगर आप क्वेश्चन को एक बार और देखो, उन्होंने बोला है, हैव द रिसर्चर मेड द, सॉरी, डू यू थिंक दैट ब्राजीलियन कॉफी इन रिको
इज प्राइस इन इलास्टिक। अब इस चीज को समझाने के लिए आपको इलास्टिसिटी की जरूरत है, एंड इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल सी बाय डेल पी बी सी इंटू पी सी बाय सी। अब आपको एक तो पी बी सी पता होना चाहिए, ये बी सी है, ठीक है, और आपको कॉफी का अमाउंट भी पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको ये सारी वैल्यूज अलग से मालूम होनी चाहिए। तो लेस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, बट उन्होंने बोला वाई और वाई नॉट, है या तो नहीं है। तो अगर आप कहते हो जी नहीं है, ठीक है, तो नहीं होने के रीजंस मल्टीपल दोगे। पहले तो बोला पहले तो आप बोलोगे कि कांट्स है बिकॉज देर इज अ लेस इंफॉर्मेशन, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। फिर आप कह सकते हो वी कैन ट्राई टू एक्सप्लेन, वी कैन ट्राई टू डिस्कस ऑन इट। हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं डिस्कस करना, और डिस्कस करने में फिर आप ये वाली बात बोल सकते हो कि इलास्टिक ये जो कॉफिशिएंट है वो 7.8 है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है और पॉजिटिव है। अब मेरे को इसकी एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए प्राइस इलास्टिक बोला है। अब इसकी एग्जिस्टेंस चेक कर लेते हैं। इसकी एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे टेस्टिंग करूंगा, और टेस्टिंग में मैं पीबीसी की इंपॉर्टेंस को चेक करूंगा, यानी जनरली बीटा 2 0 और नल हाइपोथेसिस बीटा 2। अब बताओ इन्होंने मुझे क्या बताया, या तो वो 0 होगा। मेरा कहने का मतलब है या तो मैं इसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि देखने में तो मुझे इलास्टिक लग रहा है, बट मैं इसको उल्टा करूंगा। इलास्टिक के लिए मैं नल हाइपोथेसिस रखूंगा 1 से ज्यादा, क्योंकि देखो ये 1 से ज्यादा है, या तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, या फिर 1 या 1 से ज्यादा है, इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक। अब अगर मैं यहाँ पे इसको टेस्ट भी करता हूँ, तो वी हैव अ टी वैल्यू, और टी वैल्यू मुझे जो दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, दैट इज 0.5, ठीक है। टी वैल्यू मुझे 0.5 दे रखी है, और अल्फा मुझे 0.05 दे रखा है, एन मुझे 25 दे रखा है, ठीक है, और टी की वैल्यू 0.5 है। और अगर मैं इसको टेस्ट भी करता हूँ, वैल्यू अगर मैं देख लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे यहाँ से जो टी की क्रिटिकल वैल्यू मिल रही है, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जो मिल रही है दैट इज 1.708, और टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.5। और अगर मैं यहाँ पे वन टेल बनाता हूँ, ठीक है, दिस इज वन टेल नो डाउट, ठीक है, ये वैल्यू मिली 1.08, ठीक है, और ये जो लाई करेगा मेरे ख्याल से कहीं यहाँ पे लाई करेगा 0.5। तो अब ये कह सकते हो कि एच नॉट इज एक्सेप्टेड, डू नॉट रिजेक्टेड, ठीक है, ठीक है। अब एच नॉट आपका एक्सेप्ट हो गया, और अगर ये एच नॉट एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब बीटा टू जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि अब उसकी इंपॉर्टेंस जो है उस पर नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो चेंज होगा प्राइस ऑफ कॉफी, मतलब प्राइस ऑफ कॉफी की वजह से कॉफी पर कोई भी जो चेंज होगा वो कुछ भी नहीं होगा, तो वो जीरो हो जाएगा। और अगर वो जीरो हो गया तो दिस इज नॉट बेसिकली इन इलास्टिक, फिर वो तो परफेक्ट हो गई ना। तो आप कह सकते हो इट इज नॉट, यू कैन से दैट इट इज नॉट, इट इज नॉट इन इलास्टिक। समझ में आ गई मेरी बात, इन इलास्टिक तो नहीं है, वो जीरो ही होगी, उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। तो देखो बेटा ये ना क्वेश्चन, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन हैं, बिल्कुल थाली में सजे हुए नहीं है कि ठाई से एक्सप्लेन कर दिया आपने, नहीं, समय लगेगा, दिमाग लगेगा, ठीक है। तो आप इसको इसी प्रकार कर सकते हो, राइट। अगले आगे बढ़े, इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं अपन लोग यहाँ पे, मतलब ये पार्ट तो हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 4 वेरी केयरफुली। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, कहते हैं एन एनजीओ हैज परफॉर्म्ड अ रेग्रेशन एनालिसिस टू डिटरमाइन वेदर डिवोर्स रेट्स अफेक्ट सुसाइड रेट्स। ओके, डिवोर्स रेट्स हैं वो सुसाइड रेट को अफेक्ट कर रहे हैं,
वो उस चीज को डिटरमाइन कर रहा है, ये मॉडल जो हमने बनाया है। उन्होंने 40 कंट्री का डेटा उठाया 2010 से लेकर, और ये उन्होंने सुसाइड रेट्स बताए हैं और उसका एक ना रिलेशनशिप बताया है। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। SI इज द नंबर ऑफ सुसाइड्स पर मिलियन पॉपुलेशन इन अ कंट्री। ओके, HDI है जो 0 to 100 में लाई कर रहा है, चलो ठीक है। फिर GDP पर कैपिटा, ठीक है। और डाइवोर्स रेट्स इज द नंबर ऑफ डाइवोर्स पर मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, कोई इशू नहीं, आगे बात करते हैं। फिर वो कहते हैं व्हाई डिड नॉट द NGO यूज ओनली डाइवोर्स रेट एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। देखो, ऐसा होता है, मैं आपको पहले ओरल समझाता हूँ, बस इतना आंसर, क्योंकि ये जो है आई थिंक 5 पार्ट्स होंगे ना इसमें, हाँ, तो ये वही सेम 3 नंबर का है। देखो, ऐसा होता है कि सुसाइड का जो रीजन होता है वो सिर्फ अकेला डाइवोर्स नहीं होता, ठीक है। वो अकेला डाइवोर्स नहीं होता, डाइवोर्स, ठीक है। डिवोर्स डिवोर्स इसका अकेला रीजन नहीं होता। यहाँ पे और भी रीजंस होते हैं। अब लेने के लिए तो मैं दुनिया भर की रीजंस ले सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप देखो, बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके बीच में भी डाइवोर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो सुसाइड करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करते सुसाइड। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है, वो पैसा दे देते हैं, देने के बावजूद भी बहुत पैसा बचता है और अपनी वो जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से बिताते हैं। तो एक तो जनरली बात ये हो गई अपने पास, है ना। तो मतलब ये एक रीजन, मेरे ख्याल से अकेला ये रीजन नहीं हो सकता। तो आप ये कह सकते हो, उन्होंने बोला है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ डिवोर्स को ही उन्होंने एक अकेला एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नहीं रखा, इसके अलावा और क्यों रखे हैं? इसका रीजन ये है कि ये अकेले रीजन नहीं हो सकता, मल्टीपल रीजन भी हो सकते हैं, जिसमें आप और भी एग्जांपल दे सकते हो। अब इन्होंने यहाँ पे HDI रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रखा है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी मैटर करता है, कंट्री का क्या है, ठीक है। उसी से तो ये मतलब ये मेंटेलिटी चेक होती है सुसाइड करने की। दूसरा, GDP पर कैपिटा, पर आदमी कमा कितना रहा है। अगर वो बिल्कुल ही गरीब है और डिवोर्स भी हो गया तो फिर तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, और वो अगर बहुत अमीर है तो पैसा भी दे देगा तब भी वो खुश है, तो कोई दिक्कत नहीं। एजुकेटेड है, मतलब यहाँ पे एजुकेशन भी अगर हो जाता फिर वो डमी वाली बात आ जाती। एजुकेटेड है तो एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। और अगर आप जनरल बात करूं मैं आपसे, एक छोटी सी बात, मेल फीमेल कोई भी हो, अगर वो बहुत स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है देखने में, तो कोई दिक्कत नहीं, डिवोर्स हो जाए ऐसा कोई नहीं है, दोबारा शादी हो जाएगी। समझे मेरे बात को? मान लीजिए कोई खराबी है देखने में, या मैं ऐसी रीजन दे रहा हूँ, ऐसी एवं ही, तो फिर दिक्कत होती है कि यार अब क्या होगा। तो मल्टीपल रीजन होते हैं, ठीक है। तो अकेला ये रीजन नहीं हो सकता। ये आपको, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें अपनी थ्योरी लिखना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टीमेट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिवोर्स रेट इन सच अ रिग्रेशन। तो कुछ भी नहीं है। देखो, जनरली वो आपसे प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं, प्रॉपर्टी अपने पास में जो होती है वही आप यहाँ पे बता दोगे, ठीक है। चलो, मैं पहले इस वाली बात को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसका ए पार्ट उन्होंने बोला है, मतलब जनरली व्हाई नॉट द डिवोर्स, व्हाई द डिवोर्स इज नॉट द ओनली रीजन, या डिवोर्स रेट्स, रीजन ऑफ सुसाइड रेट्स। इट इज बिकॉज, ठीक है, मैनी अदर रीजन्स affects the suicide, such as, मतलब अगर मैं मॉडल की बात करूं तो मॉडल के हिसाब से बात कर लेंगे, HDI, ठीक है। GDP पर कैपिटा, पहले मॉडल की बात कर लेते हो, उसके अलावा और भी आप लिख सकते हो, पर कैपिटा, ठीक है। मतलब अगर इनकी ये बात करो, दीज वेरिएबल्स आर
very relevant, very relevant rates, very relevant variables for the prediction of suicides, of suicides, of suicides rates। ठीक है। अच्छा, अब आप अगर जनरली ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब एक चीज उन्होंने बोली है, ध्यान रखना, ओएलएस एस्टिमेटर। उन्होंने क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछी, ये तो ये हो गया। उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और बोली है, व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर ऑफ द कोफिशिएंट रेट इन सच रिग्रेशन। देखो, जनरली अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, इस ओएलएस एस्टिमेटर जो होगा, ठीक है, वो ध्यान रखना, दैट इज बिलू बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर का है, तो आप शॉर्ट में इनको एक्सप्लेन कर सकते हो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर को। मेरे ख्याल से ये इतना इनफ है और ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब अगला पार्ट देखो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखो। कहते हैं गिवन जीडीपी हैज एन एग्जैक्ट रिलेशन विद एचडीआई वेयर एचडीआई इज इक्वल्स टू जीडीपी पर कैपिटा इनटू लिटरेसी रेट्स इनटू लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू द पावर 1/3। ये एचडीआई का फॉर्मूला है। ठीक है, एक रिलेशनशिप है। विल परफेक्ट मल्टी कोलिनिटी बी अ प्रॉब्लम इन द अबाउ रेगुलेशन। ठीक है, देखो बेटा, इस वाले मॉडल में जैसा कि उन्होंने बोला है कि जीडीपी का एचडीआई के साथ में एग्जैक्ट रिलेशन है। ठीक है, एग्जैक्ट रिलेशन है। तो अब उनका मानना ये है कि क्या ये चीज विल परफेक्ट मल्टी कोलिनिटी बी अ प्रॉब्लम इन द अबाउ रेगुलेशन। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो है परफेक्ट मल्टी कोलिनिटी है, लेकिन परफेक्ट मल्टी कोलिनिटी होने के बावजूद भी हम इस मॉडल को एस्टिमेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होती फिर हम इसका आगे सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं नॉट, नो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टी, मतलब मल्टी इक्वलिटी तो है, लेकिन वो मॉडल के लिए प्रॉब्लम नहीं साबित हो रही। ठीक है, और उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ये चीज मैंने आपको जर्नल क्लास में समझाया है, जब हम लोग मल्टी इक्वलिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। अगर आपने वो लेक्चर्स मेरे देखे हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने डिटेल समझाया कि मल्टी इक्वलिटी किन किन जगहों पर मॉडल को अफेक्ट नहीं करती। क्लियर? तो मैं इसके बस आंसर लिख देता हूँ शॉर्ट में, पेपर में आप इतना लिख दोगे इनफ है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट लिख देते हैं अपन लोग यहाँ पे। देखो, आप ये कह सकते हो हेयर जीडीपी एंड एचडीआई हैव एन एग्जैक्ट रिलेशन। ठीक है, एंड एग्जैक्ट रिलेशन है, फॉर्मूला भी आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट रिलेशन है क्योंकि ये परफेक्टली कोरिलेटेड है, बट इट डज नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर मॉडल, बी अ प्रॉब्लम फॉर मॉडल। ठीक है, क्यों है वो मेरी क्लास में आप देखना, अब मैंने आपको डिटेल समझाया है। अब हम इसके आगे बात करते हैं बेटा। ठीक है ना, इसका जनरल आगे डिस्कशन करते हैं। थर्ड पार्ट में कहते हैं इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑफ एलएन जीडीपी पर कैपिटा एंड डाइवोर्स रेट्स। बहुत इजी है इंटरप्रेट करना, है आपको, बहुत इजी है, बहुत आसान है। कैसे करोगे इंटरप्रेट बेटा, जल्दी बताओ। इंटरप्रेट करने के लिए आप एक बार पहले मॉडल अपने पास दोबारा से लिख लो, मॉडल को लिखने की जरूरत है आपको। दैट इज मॉडल सुसाइड रेट दे रखा है, एस टी इज इक्वल टू 22.33। ठीक है, माइनस का 0.0237 ठीक है, प्लस का 532.45 एलएन जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, एंड प्लस 0.00
56 डाइवोर्स रेट्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एरर वैल्यू दे रखी है, इट इज 0.0034, उसकी दे रखी है माइनस का 0.019, उसकी दे रखी है 0.15, और आखिरी वाले की दे रखी है, आखिरी वाले की 0.05। ठीक है बेटा, ये वैल्यूज आपको यहाँ पे जनरली दे रखी है। अब आपसे कहते हुए इंटरप्रेट करो। अब इंटरप्रेट करने का मतलब हो जाता है कि अगर आप ये कहते हो व्हेन यू से दैट के सर, अगर हमने अपने मॉडल को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू HDI। ठीक है, पहले अच्छा उन्होंने HDI नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ LNGDP पर कैपिटा और डिवोर्स रेट बोला। तो पहले LNGDP में करते हैं। ठीक है, तो वो आएगा 532.45। अब देखो इसका ये मीनिंग हो जाएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कह सकते हो कि अगर आपका जीडीपी जीडीपी अब देखो ये ना LN में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में, ये LN में यानी लॉग में। ठीक है, तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ, इफ जीडीपी इज इंक्रीज बाय 1%, then the mean predicted predicted mean predicted suicide increases by 50। वो लिखने का तरीका 53.245 मिलियन, वो क्वेश्चन में मिलियन फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो ये की हो गया इसका इंटरप्रिटेशन। अब आप इसको जनरली बात करो, डिफरेंशिएट कर, अच्छा अच्छा ये डिफरेंशिएट ही है ना। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो सोसाइटी रेट को विद रिस्पेक्ट टू एच विद रिस्पेक्ट टू डाइवोर्स रेट। ठीक है, डाइवोर्स रेट्स में अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आया आपका दैट इज 0.0056। ठीक है, 00 ठीक है। अब वही सेम बात आप यहाँ पे बोलोगे। ठीक है, दैट इज व्हाट इफ यूर डाइवोर्स रेट्स। ठीक है, इफ डाइवोर्स रेट्स is increases by 1 million, then the mean predicted value, predicted value mean predicted value mean predicted value of society's rates is increased by 0.0056 मिलियन। लिखने का तरीका है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया रहे। ठीक है, आगे बात करें बेटा, ये अपना इंटरप्रिटेशन हो गई। अब इसमें आगे बात करते हैं। अब इसमें फोर्थ पार्ट क्या कहता है, वो कहता है सपोज एनजीओ ओनली एग्जामिन द impact of divorce rates on society rates and run the following regression. This society rate is equals to beta 1 plus का beta 2 divorce rates plus का EI, show that beta 2 is an efficient estimator। अच्छा, उन्होंने एक नया मॉडल लेकर आए हैं और वो कहते हैं कि एफिशिएंट एस्टिमेटर। ओके, देखो बेटा बीटा 2 को मुझे एफिशिएंट एस्टिमेटर प्रूफ करना है। क्या क्या करना है मुझे, एफिशिएंट एस्टिमेटर मुझे प्रूफ करना है। देखो बेटा एक छोटी सी बात दिमाग में रखना, जो मैंने अपनी रेगुलर क्लास थी, ये क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट नहीं है, ये जनरलाइज बात है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें आपको इसको एफिशिएंट एस्टिमेटर प्रूफ करना है। तो जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल क्लास के अंदर भी सिखा रखा है, मिनिमम वेरिएंस जब हम इसमें प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा सजेशन आपको यही दूंगा कि आपने इसको खुद ट्राई करो,
ठीक है, ये सिंपल जैसा रेगुलर क्लास में मैंने आपको करवा रखा है। और दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड भी करी है, ओएलएस एस्टिमेटर की ब्लू की, ये ब्लू एक्चुअली, ठीक है, बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर, एफिशिएंट एस्टिमेटर। तो इसकी मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी है, आप प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, आपको वहां से जरूर क्लियर होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो अब मैं आगे बात करता हूँ इस वाले पार्ट में, दैट इज द एनजीओ ऑल्सो रन अ टाइम सीरीज रेगुलेशन फॉर वन स्पेसिफिक कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 35 years, दिस एंड दिस, ठीक है। एक और जो है सीरीज रेगुलेशन जो है वो रन कर रहा है एनजीओ, वो ये है दे रखा है, ठीक है, 35 years का, ओके। एच डी आई एल एन जी डी पी डिवोर्स रेट्स, वट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ AR1 फ्रॉम दीज रिजल्ट। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया पार्ट पूछा है। चलो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं AR1 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑटो कोरिलेशन की बात करनी है, ठीक है। जनरली हम यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन की बात करते हैं इधर, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, फिफ्थ पार्ट, दैट इज सुसाइड रेट। मॉडल क्या दे रखा है आपको, 10.433 प्लस 0.47 HDI प्लस 343.45 LNGDP प्लस 0.0002 डाइवोर्स रेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जर्नली AR1 चेक करना है, राइट, ऑटो कोरिलेशन का कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले नल हाइपोथेसिस रखना है, इन्होंने जो बोला है उसको जरा आप ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है।